हम्म, ना रविंद्रनाथ टैगोर। क्या देखेंगे हम इनका? लाइफ एंड वर्क, मतलब जीवन और जो भी कुछ काम किया है वो। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये उनका क्या होगा? अर्ली लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखें। ओके, देखो, रविंद्रनाथ टैगोर द बार्ड ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का कवि। बार्ड मतलब होता है कवि, या हिंदी में अपन जिसको बोलते हैं चारण। सुना है ना चारण? अरे भाट बोलते हैं जिनको अपन, और देसी भाषा में द बार्ड ऑफ बंगाल। अच्छा, मतलब बार्ड का मतलब प्रतिष्ठित कवि भी होता है, जो राज दरबार में प्रतिष्ठित कवि होते थे। जैसे कि अ, विलियम शेक्सपियर को बोलते हैं बार्ड ऑफ एवॉन, AVON, एवॉन। साइकिल भी आती है अपने यहाँ, एवन। एवन की साइकिल देखी नहीं? नहीं देखी, तुम लोग कच्छ नहीं देखा ना। साइकिल आती है, एवन की आती है, हरकुलिस की आती है, नीलम की आती है, एटलस की आती है। हाँ, एवन की साइकिल हमारे पास थी ना। भैया एक साइकिल में लिखा था। हाँ, देखना चाहिए। ठीक है, तो बार्ड ऑफ बंगाल, बार्ड ऑफ एवॉन। क्वेश्चन आता है हु इज द बार्ड ऑफ एवॉन, विच इज विलियम शेक्सपियर, है ना। बार्ड ऑफ बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, now in this slides we are exploring the lives, works and legacy of India's Renaissance man। ये भारत के कौन थे? पुनर्जागरण व्यक्ति, जिनने भारत के पुनर्जागरण में काम किया। Now image, a captivating portrait of Rabindranath Tagore with vibrant color, showcasing his iconic beard and demeanor। हम उनके अगर व्यक्तित्व की बात करें तो एक शानदार व्यक्ति थे, है ना। और अ, मतलब ये उनका लुक दिया है, ठीक है। हाँ, बियर्ड, दाढ़ी थी, ठीक है। नाउ बैकग्राउंड, हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ टैगोर्स विजुअली appealing arts snippet, his handwriting poetry symbolize the fusion of his talent। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज हुए हैं। हार्मोनियस, विजुअली अपीलिंग, आर्ट्स, snippet and his handwriting poetry symbolize the fusion of his talent। मतलब टैलेंट को उनने एकदम वो मन अच्छे मल के प्रस्तुत किया है। ठीक, आगे देखें, ये उनका इंट्रोडक्शन है, देखें। ओके, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। बोर्न इन कलकत्ता, कलकत्ता में पैदा हुए। इनटू द इन्फ्लुएंशियल टैगोर फैमिली, और एक अच्छी प्रतिष्ठित मतलब प्रभावपूर्ण फैमिली थी उसमें। शेपिंग हिज कल्चर, एक्सपोजर एंड आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन, जहां इनका कल्चरल रूप से ये परिपक्व हुए और कलात्मक रूप से परिपक्व हुए। अर्ली ईयर मार्क्ड बाय कल्चरल डाइवर्सिटी, होस्टिंग एन यूनिक वर्ल्ड व्यू, है ना। शुरुआत के सालों में इनका जो जीवन रहा वो कल्चर डाइवर्सिटी, फोस्टरिंग एंड यूनिक वर्ल्ड व्यू, और अलग अलग प्रकार के माहौलों में रहेगी। मैन्युफैक्चर्ड रोल, है ना, मल्टीफैक्टेड रोल। अब बात ये है कि ये और थे क्या क्या सिर्फ कवि अकेले थे या कुछ और भी थे? तो ये एक अच्छे पोएट थे, फिलोसोफर थे, म्यूजिशियन थे, आर्टिस्ट थे, एजुकेटर मतलब टीचर थे, सोशल रिफॉर्मर समाज सेवी थे, इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ बंगाल रेनेसा, बंगाल के रेनेसा में इनने ये सब करके अपना योगदान दिया। कंट्रीब्यूटिंग द कल्चरल रिसर्जेंस इन बंगाल, और बंगाल के साहित्यिक माहौल में अपना एक रोल अदा किया। बंगाल ड्यूरिंग द, और किस समय पे? 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 19th मतलब होता है 1800 से 1900 के बीच, और अर्ली 20s मतलब 1900 से 1925 के आसपास तक।
ठीक, 1925 के आसपास, मतलब इसीलिए 1913 में तो नोबेल प्राइज प्राइज मिला था इनको। भारत का पहला व्यक्ति था जिसको नोबेल प्राइज मिला। उस समय गुलाम देश के व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिलना बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी तक नहीं मिल पा रहा। लगे हैं लोग बहरा के, कौन कौन पूछ रहा है। उनको उस समय पूछ लिया था जब वैसे ही अपन गुलाम थे। इनके बाद नहीं मिला किसी, इनके बाद नहीं। सोचो, एक ही व्यक्ति लेके रह गया साहित्य का नोबेल। दूसरे सब्जेक्ट के मिले हैं, साहित्य का इनके बाद कोई नहीं मिला। मतलब कितना महान होगा वो बार गीतांजलि। हम खुद के अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बताया है कि सही में वो कहते हैं ना, अ, जो ईश्वर के प्रति वो प्रेम होता है, उस दिन मतलब मन एकदम भर गया था हमारा। हम भी नहीं समझा पाएंगे वैसा तो, लेकिन जब वो वहां हुआ था ना, बात ही अलग थी वो क्लास में। मतलब ये मूर्ति पूजा वाला ईश्वर नहीं, एक बहुत शानदार ईश्वर जिसके बारे में हमें कभी सोच नहीं सकते हैं, और इतने प्यार से उनने अपने भगवान के लिए बना रहे थे। वो पहली पोयम थी, वो पहले में ही हम इतने भर गए थे, और उनने कहा था एक दिन में अपन एक ही करेंगे। अब वो टीचर तो नहीं है वहां, अगर वो होती तो, और अगर अच्छे से पढ़ती तो शायद तुम भी बिल्कुल, कहते ना, भाव विभोर हो जाना। वो थी ज्ञानेंद्री। सर ये तो उन्होंने करवाया। हाँ, वो भी ठीक, अच्छा कराते हैं। हम तो बहुत ज्यादा वो हुए थे, जब समझ लो कि 1 महीने तक तो नशे ही नहीं उतरो तो हमरो। इतनी खतरनाक अफीम जैसा था ये, और वो छाप अभी तक दिमाग में बनी है। समझ में ही नहीं है, यार ये हम अपन भी ऐसे पढ़ेंगे लगता इसको। है सर उन्हें जो खाओ उनको उनकी थोड़ा खबर थोड़ा अच्छी लगती है। हाँ, बीच में उनकी सुनाई ही नहीं देती है। तो ये थे अपने ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़े। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, अपना प्रारंभिक जीवन और अपनी पढ़ाई कहाँ करी? तो चाइल्डहुड इन जोरासेंको ठाकुर बाड़ी, है ना, एक जगह थी जोरासेंको ठाकुरबाड़ी। अच्छा, ये बाड़ी मतलब वहां पे बाड़ी शब्द यूज होता है। जैसे कि वहां कुछ जगह है, जैसे हम त्रिपुरा में थे तो एक वहां थी दुर्गा बाड़ी, है ना। ये जगहों के नाम है, ठीक। ग्रोइंग अप द टैगोर फैमिली कल्चरल हब, एक्सपोजर, मतलब उनकी फैमिली जो थी ना वो कल्चरल हब था। एक्सपोजर, जहां पे क्या क्या चीजें थी, लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट फॉर्म एंड अर्ली एज। अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक बात बताई थी तुम्हें, एक कोई वर्क है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो कहते हैं कि उनके जब घर में आप घुसते हो ना, कहते जब उनके घर में घुसते थे तो एक हॉल हॉल था बड़ा सा। उस हॉल में तुम्हें पूरी भारत की संस्कृति मिल जाएगी। एक तरफ मान लो उनके कोई एक भाई है जिनका एक कैबिन है। हाँ सर आपने बताया था, हाँ, कन्या को बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो थे, उसी की बिल्कुल वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अरे, घर में ही जाते ही से ना। नेक्स्ट, एजुकेशन इंटेलेक्चुअल परसूट, स्टडी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पढ़ाई करी। गेनिंग अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, अर्ली लिटरेरी वर्क्स मार्क्स बाय इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड इंडिजीनियस बंगाली ट्रेडिशन। इंग्लैंड में पढ़ाई करी, है ना, और यूरोपियन लिटरेचर और बंगाल के साहित्य को ढंग से पढ़ा इनने, है ना। फिर शांति निकेतन, stabilize the open air school, emphasize the integration of education with nature and arts। एक ओपन एयर स्कूल खोला इनने। ओपन एयर स्कूल मतलब एक जैसे गार्डन में
या जंगल में एक अच्छा आश्रम खोलना ना, वैसा, जहाँ पे लोग वही गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ाई कर सकें अपनी अपने गुरुजी संस्कृति पढ़ाते को। थे। यस, इसलिए तो इनको गुरुजी बोलते हैं ना। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ये खुद ही पढ़ाते थे, ये इनकी खासियत थी। बहुत शानदार पर्सनालिटी थे, मतलब इतना सब कुछ भले संपन्न थे, लेकिन घमंड नहीं था। अब हम तो अपन तो खुद थे ना लेकिन जो पढ़ा है उससे महसूस होता है कि बंदा कैसा होगा। ठीक, फिर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, साहित्यिक योगदान, prolific literary output, explore the Tagore's diverse literary works including poem, short story, novel and play, and special focus on Gitanjali, its spiritual theme, poetic beauty, and impact on the global literary landscape। क्या क्या था इनका जो साहित्यिक योगदान थे, इन्हें क्या क्या लघु कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारे नाटक लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? गीतांजलि। क्या है गीतांजलि में? तो गीतांजलि में है स्पिरिचुअल थीम, मतलब आध्यात्मिक उसकी थीम है। अपने जो दिखावटी गॉड के लिए इंडिकेट नहीं किया गया, कोई जिक्र नहीं दिखावटी गॉडों के लिए। उस गॉड का जिक्र है जिसमें जो अपनी औकात से ऊपर है, जो सत्य है, सार्वभौमिक सत्य। बिल्कुल नाम नहीं लिया, किसी प्रकार के अंगों का डिस्कशन नहीं किया, कैसा होना चाहिए, बस ये बताया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है गॉड, है ना। मतलब स्पिरिचुअल थीम है, पोएटिक ब्यूटी सुंदरता है, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल लिटरेरी लैंडस्केप पूरे दुनिया भर के समझ में आने लायक, मतलब अच्छा भव्य। कनेक्शन टू नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी, प्रकृति और आध्यात्मिकता से कनेक्शन। टैगोर्स डीप कनेक्शन विद नेचर एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन इन हिज पोएट्री। ये ठीक, आगे नेचर म्यूजिकल लेगेसी, शानदार वाली बात। रविंद्र संगीत, इनके नाम से एक आर्ट फॉर्म, मतलब म्यूजिकल आर्ट फॉर्म चलता है ना। मतलब इनका जो बनाया हुआ जो म्यूजिक है वो एक अलग ही क्वालिटी है, मतलब वो उनकी पोएट्री को ही उसमें गाया जाता है। द क्रिएशन ऑफ यूनिक जेनरा, एक अलग ही प्रकार का जेनरा है ऑफ सॉन्ग, मतलब अगर आप उस प्रकार का सॉन्ग गा रहे हैं, मतलब रविंद्र संगीत को गा रहे हैं। दैट कंबाइंड टैगोर्स पोएट्री, जिसमें क्या चीज की गई है, उनकी पोएट्री को कंबाइन किया गया म्यूजिक के साथ। ग्लोबल पॉपुलैरिटी, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। सिग्निफिकेंस इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ बंगाल, और बंगाल के कल्चर का एक ये संबो है, ये हेरिटेज है, ठीक है। अच्छा याद आ गया, ये रविंद्र संगीत को हम सुन चुके हैं आंखों सामने लाइव, कैसा है? और रविंद्र भवन में ही हुआ था ये, फिर रविंद्र भवन तुम्हें याद हो, हम त्रिपुरा में एक कल्चरल फेस्टिवल में गए थे, कहाँ से? है ना, तो वहां ये हुआ था, मतलब वो रविंद्र भवन ही था। उस जगह पे बहुत पूजनीय है बंगाली क्षेत्र में ये। अच्छे से आप ऑरेंज हाँ बिल्कुल सही, यूट्यूब पे भी डालिए। बिल्कुल बिल्कुल समझ गई, वही है ना। तो वही था अपना रविंद्र संगीत। बहुत गहराई से जिया है हमने रविंद्रनाथ टैगोर को, बहुत सारे राइटर्स को जिया है हमने, सबकी यूजफुल इंपॉर्टेंट जगह है सब कुछ। फिर देखें टैगोर्स रोल इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी इनका बहुत महान योगदान है। इनका इनकी बुक जो गीतांजलि वो यूनेस्को में यस, बहुत कुछ में शामिल है वो। तो देखो टैगोर्स रोल इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, contribution to Hindustani classical music and his influence on
सब्सिक्वेंट म्यूजिशियन। भारतीय शास्त्रीय संगीत में, जिसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इनने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अच्छा, वही चीजें हैं ये, कौन सी जो जो लोगों को बोर लगती हैं, समझ गई कौन सा संगीत की बात चल रही है? हाँ सर, सारे गाने। हाँ, वो 1 2 3 चीजें बस गाते रहते हैं और अपन कहते हैं कि यार दिमाग खराब करके रख दिया। क्या है ना, अपना दिमाग उनको समझने की लायक है नहीं। जब समझने लायक होता है ना, तो लोग 3 3 4 4 घंटे बैठते हैं उसको सुनने के लिए। हम लोग 4 घंटे टिके हैं बिना थके, बिना उसके। रात में पहुंचे थे हम, और 8 8 बजे घर, 8 9 बजे। हमें भी ले चलना और वहीं छोड़ आना। चलो दोनों ठीक, को। एक समझाने वाला हो ना, इन चीजों में आती है समझ में, क्योंकि बहुत खास है। किसी दिन अपन सुनने बैठेंगे ना, अब बताएंगे कि ये जो शास्त्रीय गायन होता है उसकी उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, है ना। ये सारे जितने जो अपन गाने सुनते हैं ना, जितने जो सुपरहिट गाने रहे हैं अभी तक के, जितने भी सुपरहिट गाने, सब के सब इन्हीं पे आधारित होते हैं, इनसे ही निकलते हैं, है ना सही? मतलब शास्त्रीय संगीत हाँ से। सर। उनके बाप मतारी वही होता है। जितने भी संगीत जो सर म्यूजिशियन, मतलब कुछ कुछ रहते हैं, कछु भी उठा के गाने लगते हैं। नहीं, हाँ, ये आजकल कुछ भी क्या होता है, सुर ताल मिल गया सर, वो गाना। आजकल कुछ भी कर दिया, लेकिन एक वक्त था, इन चीजों का महत्व था। जो ये सीख के आता था वही सिंगर हो सकता था, कोई भी सिंगर नहीं था। आजकल तो कॉपी मारो सिंगर हो गए, पहले कॉपी मार म्यूजिक सिंगर थोड़ी होता था। लता मंगेशकर ने बाकायदे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है। जितने भी सिंगर थे ना, तो पहले वो शास्त्रीय संगीत गा के आते थे, के बाद आप सिंगर हो। अगर आप पे नहीं बनना ना, आपका टेस्ट हो रहा है, निकल लो, सिंगर हो नहीं। आवाज नहीं मायने रखती थी, मायने रखता था आपका जो सुर ताल है, जो चीजें हैं ना, वो नहीं है, गेट आउट। बहुत मतलब बहुत स्पेशल था म्यूजिक, कोई गहरा गहरा नहीं टिकता था। तब तो कुछ भी गा लेते। अब के तो सिंगर गालियाँ भी दे सिंगर रहे ही हैं, नहीं दूसरा है, उसमें सुर ताल बन गया, गाना बन गया। हर चीज को कर लिया आजकल तो, है ना। मगर अ, ये लोग जो भी है ना, पीठ पीछे, ये लोग भी इस चीज की इज्जत करते हैं। जितने भी जो आजकल के जो म्यूजिशियन है ना, जितने जो सक्सेसफुल भी हो गए, सर यही ये है ना सचिन, ये गाते थे। ये गाता है अभी, ये क्लासिकल, इसी को तो सीखा है, वो बात वही है। और तुम्हें याद हो, जहां से हमने आर्ट का जो अपने ड्राइंग का जो कोर्स तो हम करने वाले थे ना, और लगभग 1 साल किया भी था, जो BFA वहीं से कर रहा है ये भी, मतलब ये इसका म्यूजिक का। खैरागढ़, म्यूजिक का हाँ, खैरागढ़ अपने भारत में सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। कहाँ पे ही? हाँ, हरियाणा में, पंजाब हरियाणा, पूरे भारत के लोग जो कलाओं के क्षेत्र में अगर कुछ करते हैं ना अच्छा, वहीं से। हमारा भी है कि अगर हमने फाइन आर्ट का भी किया ना, तो वहीं से करेंगे फिर। नहीं, आना जाना जरूरी नहीं होता, आपको कनेक्ट होना चाहिए, कम आ जाओ जो हो, यहाँ से भी वो तो पता ही नहीं चलेगा कब हम उसको कर लेंगे, कब ज्वाइन कर लेंगे। मुहूर्त बनाते रहते हैं, ऐसे सोचते थोड़ी है, दिमाग में बनते रहते हैं प्लान, पहुंच जाते हैं, हो जाता है। ऐसा था। चलो आगे बढ़े। ओके, आर्टिस्टिक अचीवमेंट, कलात्मक रूप से ने कौन कौन से झंडे गाड़े। ठीक है, तो विजुअल आर्ट, ओवर प्रोवेस एज अ पेंटर, विजुअल आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट और एक अच्छे पेंटर थे। एनालाइजर, हाउ द पेंटिंग ऑफ एन कंप्लीटेड हिज पोएटिक थीम्स, जो कुछ वो लिख मतलब पेंट करते थे, उसको पोएट्री में भी लिख देते थे, या जो पोएट्री में लिखते थे उसको पेंटिंग बना देते थे।
Bengal School of Art, Tagore association with Bengal School and its impact on Indian art scene. टैगोर ने एक स्कूल था जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट उसके साथ कंबाइंड होके भी अपने इंडिया के आर्ट के लिए काम किया। तो ऐसे शानदार पेंटर थे, सब सारी कलाओं में निपुण, पोएट्री भी लिख ले। इनकी पेंटिंग्स बहुत फेमस है, बहुत शानदार पेंटिंग्स है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पोएट हो और आप पेंटिंग ऐसे घटिया करा हो, मतलब एक चीज आप अच्छी कर रहे एक बुरी कर रहे, नहीं, दोनों बहुत अच्छी कर रहे। हाँ, तीनों नहीं, 4-5 चीजें, पांचों। कलाकार ही होता है। आगे फैमिली बैकग्राउंड का फर्क पड़ता है हमेशा, और जेनेटिकली फर्क भी पड़ता है उनकी। एक हमने तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं बताई शायद कि ये 5-6 लोग थे घर में। तो ये तो हमने बताया था कि 5-6 लोग थे, 5-6 लोग ही बड़े बड़े झंडे गाड़े थे वर्ल्ड में। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि टुच्चे लोग हों, पूरे इंडिया में इनके झंडे गड़े थे और वर्ल्ड लेवल पे फेमस थे। अगली चीज, ये इनकी जो भाभियां थी ना, वो तक कैसे मिली थी, अब बताओ। एक इनकी जो बड़ी भाभी थी, वो तो इनके लिए मम्मी जैसी थी, मम्मी थी नहीं। हाँ, डेथ हुई। हाँ, एक भाभी की हुई थी डेथ, तो ऐसे लगा जैसे इनकी मम्मी चली गई हो, वही। हाँ, वो भी बहुत शानदार थी अपनी अपनी फील्ड में। चलो, सोशल एंड एजुकेशनल परफॉर्मेंस, समाज और शिक्षा में क्या क्या रोल किया। तो सोशल रिफॉर्म में एडवोकेसी फॉर सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स एंड वुमेन राइट्स, मतलब महिलाओं के अधिकार और अंग्रेजों को भगाने की मानसिकता ये रखते थे। स्वदेशी मूवमेंट और नेशनलिज्म को इन्हें सपोर्ट किया। फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंड, अब ध्यान से सुनना, ये फाउंडिंग प्रिंसिपल of Shanti Niketan Vishwa Bharati University emphasize on the educational philosophy, the nature, creativity, individual and connection with nature. अब सुनो क्या है ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी। भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी है ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसका जो हेड होता है ना, वो प्रधानमंत्री होता है डायरेक्ट। अपने यहाँ नहीं तो क्या होते हैं, जो चांसलर होता है वो मेन होता है, लेकिन इसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री ही खुद होता है। मतलब उसको वो वहां विजिट करते रहता होगा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और सबसे शानदार बात ये है, ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी वही है जो कभी शांति निकेतन था, जो कभी छोटा शांति निकेतन था ना, आज वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गया है ना। उस समय का एक छोटा सा स्कूल आज वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी बना है, जिसमें विदेशी लोग भी पढ़ने आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें पता चला तो हमें भी शौक लगा कि वाह, चीजें इतनी महान हो जाती हैं वक्त के साथ। कंपटीशन एग्जाम में आया है ये कई बार, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ना, कि इसका हेड कौन होता है, तो वो है प्रधानमंत्री खुद डायरेक्ट। मतलब इतनी बड़ी है कि उसको खुद ही अपने हाथों में उसको रखना होता है, उसको मैनेज करना होता है। समय अपने मोदी हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर recognition for Gitanjali, detailed explanation of Nobel Prize winning collection, its impact on the global literary community. First non-European Nobel laureate, पहले नॉन यूरोपियन नॉल, मतलब यूरोप से बाहर पहली बार नोबेल प्राइज बाहर निकला।
अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ यूरोप में मिल रहा था। पहली बार यूरोप से निकल के एशिया के एक दूर देश में, इंडिया में किसी बंदे को ये दिया गया। सिग्निफिकेंस ऑफ टैगोर्स बीइंग द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, फर्स्ट नॉन यूरोपियन भी और फर्स्ट इंडियन भी। एलिवेटिंग इंडियन लिटरेचर एंड फिलोसफी ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, इनने भारत की जो इतिहास, वो फिलोसफी और लिटरेचर को दुनिया पे दिखाया कि हम ऐसा सोचते हैं हम लोग, या हम लोग ऐसे हैं। लेगेसी एंड इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट, एक्सप्लोरेशन, टैगोर्स परफॉर्म इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर, आर्ट्स एंड फिलोसफी इन इंडिया, है ना। तो इनने कला, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल किया। हिज रोल इज शेपिंग मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी एंड कल्चरल रिसर्जेंस, आज के बने हुए भारत में, भारत को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। ग्लोबल रेजोनेंस, examination of Tagore's impact on international literature and cultural exchange, quotes and reform by global thinkers and artistic acknowledging Tagore influence। तो इनने पूरे वर्ल्ड लेवल पे इनको वैल्यू दी जाती है ना। और इन्हें बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि पूरी दुनिया इनसे प्रभावित है। ओके, नाउ कंक्लूजन। देखो, recap of Rabindranath Tagore diverse contribution from literature and music to art and education, encapsulating the essence of the multidimensional legacy। साहित्य में, है ना, इनका योगदान अतुलनीय है, साथ ही साथ म्यूजिक और कला में भी और शिक्षा में भी। इसके अलावा ये मल्टी डायमेंशनल लेगेसी के वो थे, मतलब मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारे कलाओं में निपुण थे, ये समझो, ठीक। रेलेवेंस इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, आज की दुनिया से इनका क्या संबंध है। डिस्कशन हाउ टैगोर फिलोसफी रिमेन रिलेवेंट टू एड्रेसिंग द कंटेम्पररी चैलेंज, आज भी इनकी जो वो है ना फिलोसफी, इनने जो जो बातें बोली थी, आज भी इंसान के अब समझने के काम, मतलब काम पड़ती हैं, लोग उससे उससे सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं, जैसे ये हम पढ़ेंगे पोएट्री, सीख रहे हैं ना, मतलब आज के समय में भी यूजफुल है। ये नहीं कि पुराने समय की थी वो तो खराब होगी, तुम्हारी सोच गंद, पुराने लोग पुरानी सोच ना, पुरानी सोच आज काम कर रही है क्योंकि क्रिएटिव थे, इंडिविजुअलिटी, यूनिटी विथ नेचर, ये सब चीजों का इनने इन आइडियाज को फॉलो किया। नाउ क्लोजिंग रिमार्क्स, एक्नॉलेजमेंट टैगोर लास्टिंग लेगेसी एंड इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन टू कम, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा वो होंगे, मतलब इंस्पिरेशन है ये। ओके, और यहीं पे अपनी कहानी खत्म, टैगोर का लाइफ एंड वर्क, बस इतनी चीजें हैं।